जी कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस, आज का लेक्चर नंबर 8 आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में स्टडी किया था और आपके होम असाइनमेंट ड्यू है आज। पहले होम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बाद में एंड पे लेते हैं। चले होम असाइनमेंट की तरफ आते हैं। यह आपकी चैप्टर 1 की होम असाइनमेंट है, इसमें चैप्टर 1 के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। चैप्टर 1 में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था हमारा 3। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी, एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ एश्योरेंस व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड। 2 टाइप ऑफ एश्योरेंस बतानी है जो प्रोवाइड की जा सकती हैं, लिमिटेड और रिजर्व। इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बताना क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑफर्ड बाय ईच ऑफ देम। अब आपने फर्क बताना है कि कैसे लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है, तो लिमिटेड रीजनेबल एश्योरेंस में लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। और लिमिटेड एश्योरेंस इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। क्वेश्चन 5 क्लियर? कोई प्रॉब्लम? जी, यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि उसने आपसे एश्योरेंस के बारे में पूछा है, एश्योरेंस एंगेजमेंट के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, एश्योरेंस सिंपल, एश्योरेंस वैसे कहीं स्टैंडर्डाइज्ड टर्म में डिफाइंड नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड टर्म में एश्योरेंस एंगेजमेंट डिफाइन है, लेकिन एश्योरेंस का जो जनरल मीनिंग होता है हम वो बता देंगे इसको। ठीक है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 6, व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल एश्योरेंस। 2 मार्क्स के साथ उसने पूछा है रीजनेबल एश्योरेंस क्या है। 1 मिनट, जिससे पूछूं वो बताए। जी आप बताइए रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? जी डिफाइन करें रीजनेबल एश्योरेंस। नहीं आती, आप बताइए रीजनेबल एश्योरेंस। It is high but not absolute level of assurance which is expressed in positive form of conclusion. That is, in our opinion, financial statements give true and fair view. ठीक है, और एग्जांपल क्या है इसकी? Audit of financial statements। शाबाश। B, why an auditor cannot provide an absolute assurance as a result of audit? Explain. क्यों? Inherent limitation। क्या सिर्फ inherent limitations of audit के अल्फाज लिख देने हैं कि 1 by 1 उनको लिखना, लिस्ट भी देनी है? अच्छा बताइए लिस्ट में कितनी एग्जांपल्स लिखनी चाहिए? देखिए 3 मार्क्स हैं, ये तो कंफर्म है ना कि 3 तो होंगी, लेकिन सम टाइम याद रखिए जब मार्किंग स्कीम हमारे सामने आती है, सम टाइम 1 पॉइंट का 1 मार्क होता है, सम टाइम 1 पॉइंट का 0.5 मार्क होता है, सम टाइम 1 पॉइंट का 0.75 मार्क होता है। तो हम कंफर्म नहीं है इस वक्त एग्जाम में बैठे बैठे कि इसके कितने मार्क्स को एलोकेट करेगा। तो बेहतर होता है कि हम सेफर अजम्पशन लें। सेफर अजम्पशन क्या होगी कि 0.5 मार्क है 1 पॉइंट का, और कोशिश करें 6 लिख दें। अगर 6 नहीं भी लिख सकते कम से कम 4 तो जरूर लिख देना, 4 या 5। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो सिर्फ 3 अजम्पशंस लिख के, 3 लिमिटेशंस लिख के आगे ना चले। ठीक है, सम टाइम इस तरह के वो मार्क्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट को कंसेप्ट आता भी होता है लेकिन वो सम टाइम मार्क्स लूज कर जाता है। तो आपने जब मार्किंग स्कीम एलोकेट करनी है तो सेफर साइड पे आपने अज्यूम करना है मार्किंग स्कीम को कि 1 पॉइंट को 0.5 मार्क एलोकेट किए होंगे उसने। यहां पे एक लाइन लिखी थी, परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, यानी मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है इसमें कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, और जो रीजनेबल एश्योरेंस होती है इसमें परसुएसिव एविडेंस रिक्वायर्ड। परसुएसिव का मतलब है वो एविडेंस जिसको देख के ज्यादातर लोगों की तसल्ली हो जाए, ज्यादातर लोगों की, और कंक्लूसिव एविडेंस वो होता है जिसको देख के हर बंदे की तसल्ली हो जाए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। इन भाईजान के पास मोटरसाइकिल है, मैं इनसे पूछता हूं आपके पास क्या एविडेंस है कि ये आपकी मोटरसाइकिल है? ये उसकी रजिस्ट्रेशन बुक मेरे सामने रखते हैं जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। बताइए रजिस्ट्रेशन बुक में अगर इनका नाम लिखा हुआ है तो क्या इस बुक को देख के ज्यादातर लोग इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये बाइक इनकी है? यह है परसुएसिव एविडेंस जिसको देख के ज्यादातर लोगों का इत्मीनान हो जाए। लेकिन याद रखे चांस ऑफ फ्रॉड जो भी है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन बुक उन्होंने जाली बनवाई हो। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में जाली बन सकते हैं, ये तो फिर रजिस्ट्रेशन बुक है। तो असल रिकॉर्ड जो मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास है, वहां पे अगर जाके देखा जाए कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है इस नंबर की बाइक, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस है। क्योंकि अब उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि ये बाइक इस बंदे की है जिसके नाम पे रिकॉर्ड है। तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास रिकॉर्ड है वहां पे जाके वेरिफिकेशन करके कंफर्म करना, यह है कंक्लूसिव एविडेंस। याद रखें कंक्लूसिव एविडेंस कोर्ट केसेस में रिक्वायर्ड होता है, ऑडिट में कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड, बल्कि कौन सा एविडेंस? परसुएसिव।
ठीक है, परसुएसिव होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर डॉक्यूमेंट्स जाली बना के हमारे सामने रख दी गई हैं, हेर फेर किया गया, हमने डॉक्यूमेंट्स को देखा जरूर है, ठीक है, और रीजनेबल हद तक देखा है, लेकिन स्टिल बाद में पता चलता है कि वो, तो इसका मतलब है ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। हमें ऑडिट में सिखाया ये जाता है कि ऑडिट एंगेजमेंट में आपने कंक्लूसिव एविडेंस की तरफ नहीं जाना, वो एक दूसरी एंगेजमेंट बन जाते हैं। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो लिमिटेशन में एक पॉइंट ये भी था, मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस लिखा हुआ था ये पॉइंट। चलिए ठीक है, आगे चले जी, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड RL, मिस्टर अजीज असलम, द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ RL has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. एंगेजमेंट लेटर के रिस्पांस में वो कह रहा है, एंगेजमेंट लेटर में आपने लिखा होगा कि हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसने कहा नहीं भाई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करो। देखो, ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई, एक एप्रोप्रिएट रिप्लाई ड्राफ्ट करें मेंशनिंग एनी 4 रीजंस व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। लिमिटेशन, अच्छा अब उसने खुद से कह दिया एनी 4, कि हमें क्या 4 लिखनी चाहिए या टू बी ऑन सेफ साइड एक आधी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, एक आधी एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा बताइए क्या इसका लेटर फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है, इसका लेटर फॉर्म में लिखा होना जरूरी। जो वर्ड ड्राफ्ट है ना, इससे कुछ स्टूडेंट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि शायद हमने कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, शायद हमने कोई मेमो ड्राफ्ट करना है। याद रखिए ऑडिट के पेपर में कभी भी लेटर या मेमो, ईमेल ड्राफ्टिंग नहीं टेस्ट करता, इसमें इसके मार्क्स नहीं होते, इसमें जो मार्क्स होंगे आपके ऑडिट नॉलेज के मार्क्स होंगे, तो इसमें कोई आपको फॉर्मेट वगैरह ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आगे चल के हम 1-2 चीज़ों के फॉर्मेट देखेंगे, जैसे मैनेजमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होता है वो, क्योंकि मैनेजमेंट लेटर है ही स्पेसिफिकली हमारे ऑडिट प्रोडक्ट, लेकिन जवाब देते हुए कोई प्रॉपर जो ईमेल या लेटर फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। किसको? अजीज असलम को। हाँ जी, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे बिल्कुल, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव एंगेजमेंट लेटर के बाद कह रहे हैं रिस्पॉन्स टू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ, यानी इसको रूफ लिमिटेड को, ये ऑडिटर को एंगेजमेंट लेटर सेंड कर दिया गया है, ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को सेंड कर दिया, एंगेजमेंट लेटर साइन हो गया होगा, उसके जवाब में वो ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखिए प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन वो बाद में कहता है अच्छा यार डिटेल की जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना वो अब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो, हमारे किसी डायरेक्टर के साथ एग्री कर लीजिएगा, क्योंकि वो रूटीन नेचर का काम होता है, फीस वगैरह की निगोशिएशन वो हमारे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कर लीजिएगा तय, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मामलात में शेयर होल्डर्स अपनी पावर डेलीगेट कर देते हैं, लेकिन स्टिल अगर फर्ज कीजिए इसके ऊपर आपको समझ नहीं भी आई, क्या रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, तो असल मार्क्स और रिक्वायरमेंट के होंगे, ठीक। आगे चले जी। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस में डिफरेंशिएट करें। अच्छा अब अगेन रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी, तो आप इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? गारंटी प्रोवाइड करना, 100% एश्योरेंस प्रोवाइड करना, सर्टिफाई करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, ना बड़ी ना छोटी, ना 1 लाख की ना 1 रुपए की। रीजनेबल एश्योरेंस तो आपको बताइए, हाई बट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एश्योरेंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी टाइप ऑफ एश्योरेंस दी जाती है? अच्छा अब आगे जरा समझने की जरूरत है। क्लियरली आउटलाइनिंग द रीजंस टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। कौन, पहले तो बताइए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करवा रहे हैं कि ऑडिट में कौन सी टाइप है? रीजनेबल। पहले उसने कहा एब्सोल्यूट रीजनेबल एश्योरेंस में फर्क बताओ, फिर कहा बताओ ऑडिट में कौन सी है, हमने कहा रीजनेबल, उसने कहा रीजंस बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करवाने के। रीजंस क्या? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बल्कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जी ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट की ही लिमिटेशंस है। ये तो मैंने आपको बताया, जहां कहीं सिर्फ वर्ड ऑडिट यूज करूं इससे मुराद एक्सटर्नल ऑडिट, तो बिल्कुल ये एक्सटर्नल ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस है। जी एग्जामिनर भी इसी तरह करेगा। जी हाँ जी बिल्कुल, एब्सोल्यूट डिस्टिंग्विश करते हुए एब्सोल्यूट की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और रीजनेबल एश्योरेंस की भी सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। वो तो देखिए आपका अगला। अच्छा इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं कितने पार्ट्स हैं? बज़ाहिर ये लगता है एक क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये 3 in 1 क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट्स है, एक डिस्टिंग्विश वाला, एक दूसरा आइडेंटिफाई टाइप और तीसरा रीजंस वाला। तो आपने इन तीनों को अलग-अलग हेडिंग दे के आंसर करना है। पहली चीज ABC 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नहीं किया हुआ,
लेकिन कम से कम हेडिंग्स आपने इनकी अलग देनी है। ये बात समझ आ गई आपको। और पहले वाले पार्ट में एब्सोल्यूट की डेफिनेशन, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज और ज़हन में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट के ज़हन में ये होता है कि जब कभी वो डिफरेंशिएट करने को कहेगा, डिस्टिंग्विश करने को कहेगा, तो इसका मतलब है हमने दरमियान में लाइन लगा के लेफ्ट राइट इस तरह क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। नहीं, ये लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। अगर तो कोई कंसेप्ट आपको इस तरीके से लाइन लगा के सिखाया गया ना और एग्जाम में पूछता है तो आपको उसी तरह कंपैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट कंपैरेटिव फॉर्म में आपको नहीं सिखाया गया, स्टेटमेंट फॉर्म में सिखाया गया है और एग्जाम में वो आपसे उसका डिफरेंस पूछता है, तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में ही उसको लिखना है। और याद रखें, ऑडिट में कई दफा वो दो टर्म्स के दरमियान में कहता है इसमें डिफरेंशिएट करो, तो हमने सर में दोनों की डेफिनेशन प्रोड्यूस करनी होती है। डेफिनेशन इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन प्रोड्यूस करनी है और डेफिनेशन भी लाजमी नहीं आप लेफ्ट राइट फॉर्मेट कंपैरेटिव फॉर्मेट में प्रेजेंट करें, वो आप ऊपर नीचे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात कि डिस्टिंग्विश वाले या डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर तो हमने वो डिफरेंस कंपैरेटिव फॉर्म में सीखा हुआ तो कंपैरेटिव फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे। अगर कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं सीखा हुआ तो उसे स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे प्रोड्यूस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब 3 लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स। तीन पूछिए, हम एहतियातन एक आधी एक्स्ट्रा लिख दें, क्योंकि ये तो आपको बता दिया ना, एक आधी एक्स्ट्रा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सेफर साइड पे रहते हैं। अगर गलत भी हो जाए तो वो अल्टरनेट को चेक कर लेता है। इंटरनल ऑडिट की क्या लिमिटेशन होगी, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट की ही कुछ लिमिटेशन इंटरनल ऑडिट की बन जाती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस कभी भी नहीं पूछेगा, गारंटी है कभी नहीं पूछेगा इंटरनल ऑडिट की लिमिटेशन क्या है। एक्सटर्नल ऑडिट क्लियर हो गई? What is the difference between an assurance engagement and an audit engagement? Audit engagement is a type of assurance engagement. आगे, in which reasonable assurance is provided. In which reasonable assurance is provided. Clear? 11. Briefly explain with examples. Examples को अंडरलाइन करें, इसका मतलब हमने examples भी इंक्लूड करनी है अपने आंसर में। The different level of assurance that can be provided to an insurance client. एक मिनट हारिए मेरे भाई, बताइए जरा, different level of assurance that can be provided to audit client। एक तो हो गया absolute और एक हो गया reasonable। वो कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, हाँ शाबाश, लिमिटेड और रीजनेबल। और फिर एग्जांपल्स, रीजनेबल एश्योरेंस के एग्जांपल क्या है? शाबाश, रीजनेबल एश्योरेंस के एग्जांपल क्या है? रिव्यू। शाबाश, कौन किसी ने यहां से आवाज आई थी? रिव्यू, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लिमिटेड एश्योरेंस के एग्जांपल, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिव्यू ऑफ कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट पता है क्या होते हैं? हाँ, बजट्स वगैरह, फ्यूचर की प्रोजेक्शंस। जी जी, नहीं एब्सोल्यूट तो है ही नहीं इसमें। नहीं, वो कह रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन एश्योरेंस क्लाइंट। एश्योरेंस क्लाइंट को तो हम सिर्फ दो ही प्रोवाइड कर सकते हैं लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल और लिमिटेड। एब्सोल्यूट तो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड तो इसके आंसर देते हुए हमारे कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। वो एक लेवल ऑफ एश्योरेंस जरूर है दुनिया में, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस दुनिया में एक टर्म जरूर है, लेकिन वो हम कभी अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करते। 12. AG company approached the mini finance bank to extend their overdraft limit in order to finance a new project. क्या कह रहा है? कंपनी गई बैंक के पास, कहा हमने जो लोन लिया वो उसको एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दें, क्योंकि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। बैंक आस्क्ड द कंपनी टू प्रोवाइड कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। बैंक ने कहा कैश फ्लो प्रोजेक्शन, फ्यूचर की प्रोजेक्शंस बताइए। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट का ही दूसरा नाम कैश फ्लो प्रोजेक्शन। एंड एश्योरेंस ओवर दीज प्रोजेक्शन, और इसके ऊपर एश्योरेंस भी लेके आइए। Required. Explain the type of assurance engagement that will be undertaken by the auditor in the above scenario. Limited assurance engagement, cash flow forecast में limited, and form of such assurance, negative form. ठीक है. Also explain why such type of assurance is appropriate for cash flow projection. ये थोड़ा सा आपका जजमेंटल क्वेश्चन है कि बताइए क्यों कैश फ्लो प्रोजेक्शन के ऊपर हम लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कि ये फ्यूचर की अमाउंट्स होती हैं, फ्यूचर पे बेस कर रही हैं, जिनको एक्यूरेटली वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पास की ट्रांजैक्शन को हाई लेवल के साथ, आप अगर कहें मैंने सर इससे पहले सीए में आने से पहले एफएससी की हुई है, ये हम हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप कहें सर अगले 4 सालों में मैं सीए कर लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, ये हम हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते।
लिमिटेड के साथ भी नहीं हो सकती बहरहाल हाई के साथ तो नहीं हो सकती, लेकिन कैश फ्लो प्रोजेक्शन हो सकती हैं। अच्छा, इनका छोटा सा तरीकाकार मैं आपको बता दूं कैसे होता है। वो देखते हैं ट्रेंड क्या है। अगर पिछले सालों में सेल्स हर साल 10% बढ़ रही है और फ्यूचर ईयर में भी 10% के साथ ही बढ़ा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है हमने इसको वेरीफाई कर लिया। लेकिन हाई एश्योरेंस के साथ नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। भाई हो सकता है कोरोना आ जाए, हो सकता है कोई और कंपेटिटर नया आ जाए जिसकी वजह से रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाए। तो हम फ्यूचर से रिलेटेड पास्ट के ट्रेंड को सामने रखते हुए फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ एश्योरेंस तो ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Give any two examples about the uncertainty relating to financial statements being audited by you. आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनमें अनसर्टेनिटी होगी? वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट। सब एक मिनट ठहरे, 4 स्टूडेंट से पूछूंगा, एक एक एग्जांपल डिफरेंट देनी है हर स्टूडेंट में। पहले आप बताइए। प्रोविजन फॉर वारंटी, शाबाश। आप प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, शाबाश। प्रोविजन फॉर बैड डेट, शाबाश। और गोइंग कंसर्न, हाँ गोइंग कंसर्न भी एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। गोइंग कंसर्न नहीं, गोइंग कंसर्न बिल्कुल अच्छी एग्जांपल नहीं है। चलिए गोइंग कंसर्न की बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, बल्कि फिर उसके साथ लिटिगेशन की भी कर देता हूं, एक्सप्लेन करना ही है। पहले लिटिगेशन की कर देता हूं। जब कभी किसी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग होना, कंपनी के खिलाफ, एक होता है जो कंपनी ने दूसरों के खिलाफ लिटिगेशन होती है, एक ये होती है जो कंपनी के खिलाफ दूसरी। जब कभी कंपनी के खिलाफ कोई लिटिगेशन हो, एज ऑडिटर हमने ये देखना होता है कि कंपनी ये केस हार रही है कि जीत रही है। अगर ये केस हार रही हो तो हमने इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करवानी होती है, और अगर कंपनी लीगल केस जीत रही हो, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करवाना होता है। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, चले नहीं भी पढ़ा हुआ तो पता चल गया। लीगल केस कंपनी के खिलाफ पेंडिंग हो, चल रहा है अभी बता रहा, अभी ऑडिट में तो पढ़ लिया। अगर कंपनी के खिलाफ लीगल केस पेंडिंग हो, हमने इवैल्यूएट करना होता है कि कंपनी ये केस हारेगी कि जीतेगी। अगर कंपनी ये केस हारेगी तो जो भी अमाउंट वगैरह पे करनी पड़ेगी उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करवानी है, और अगर कंपनी ये केस जीतेगी तो प्रोविजन तो रिकॉर्ड नहीं करवानी, उसको डिस्क्लोज करवाना नोट्स के कंपनी के खिलाफ ये केस चल रहा। ये बात समझ आ गई। इसमें एज ऑडिटर सबसे अहम कंसर्न पता क्या है? ऑडिटर को ये कैसे पता चलेगा कंपनी केस हारेगी कि जीतेगी? वो लॉयर से पूछते हैं, वकील बताता है। तो याद रखें, जब कभी कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल केस पेंडिंग है, हम वकील को, कंपनी का जो वकील है उसको एक लेटर लिखते हैं, उससे कहते हैं बताओ इस केस में आपकी क्या असेसमेंट है, आउटकम क्या होगा, विन का होगा कि लूज का होगा। लूज का होगा तो प्रोविजन रिकॉर्ड करवाते हैं, विन का होगा तो डिस्क्लोज करते हैं। लीगल केस की कहानी समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं थी। आगे चलते गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कंपनी अगले 12 महीनों तक चले। अगर तो चांसेस हैं कि कंपनी अगले 12 महीनों तक चलेगी या उससे ज्यादा चलेगी, तो हम कहते हैं ये कंपनी गोइंग कंसर्न है। और अगर नजर आ रहा हो कुछ हालात और वाकयात की वजह से कि कंपनी अगले 12 महीने नहीं चलेगी, ठप हो जाएगी, वो हालात और वाकयात कुछ भी हो सकता है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। हो सकता है कंपनी की मेजर प्रोडक्ट फेल हो जाए, हो सकता है कंपनी के कोई की स्पॉन्सर जो है वो कंपनी को छोड़ जाए, अहम डायरेक्टर्स जो हैं वो रिजाइन कर दें, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। अगर कभी इस तरह हो कि नजर आ रहा हो कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर ठप हो जाएगी, तो हम कहते हैं ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। नहीं। अब अगर कंपनी गोइंग कंसर्न हो तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर ये क्लासिफिकेशन नहीं, सारे के सारे करंट आ जाते हैं और मार्केट वैल्यू पे आ जाते हैं। करंट एसेट तो आपको पता है हमेशा मार्केट वैल्यू पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का रूल होता है। असल में आपको ये रूल सिखाया जाता है इन्वेंट्री में, हालांकि ये हर करंट एसेट में रूल लगता है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी करंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, करंट ही हो जाने चाहिए ना, क्योंकि कंपनी ने अगले 12 महीनों के अंदर बंद हो जाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है। और अब जाहिर है ये अंदाजा लगाना जजमेंट का काम है, अनसर्टेनिटी है। हो सकता है कंपनी गोइंग कंसर्न हो 12 महीने, हो सकता है ना हो, अंदाजे लगाते हैं ना हम। तो ये भी एक अनसर्टेनिटी की बड़ी एग्जांपल है। क्लियर? चलिए डेप्रिसिएशन, शाबाश, डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल अच्छी एग्जांपल है। गुडविल, वो भी एक अच्छी एग्जांपल, अनसर्टेनिटी की अच्छी एग्जांपल है। ठीक, नहीं वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन थे। चलिए ऐसा करते हैं, वॉल्यूम 2 के अब कल कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं साथ साथ हम अपना
लेक्चर भी कंटिन्यू करें ताकि आप कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट भी सीख के जाए। नहीं, चैप्टर 2 की अभी असाइनमेंट मैंने आपको कोई नहीं दी, अभी चैप्टर 1 की कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद चैप्टर 2 की। लेकिन देखें आपको इतना तो पता है कि असाइनमेंट तो आपको मिलनी है, इसीलिए बेहतर है कि हर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं ना उसके साथ साथ लिखते जाए, ताकि एंड पे 1-2 दिन में आपको ज्यादा ओवरबर्डन फील ना करे। साथ लिखते जाए, असाइनमेंट आपको मिलनी है, ये ध्यान में रखें, ये डाउट नहीं आपके ध्यान में आना चाहिए तो शायद सर असाइनमेंट नहीं देंगे। तो बेहतर यही है कि साथ आप उसको लिखते रहें। हाँ, आपको एक रियायत दे देता हूं, एक रियायत, लेकिन आपने इसका मिस यूज नहीं करना, बल्कि रहने दें। अगर फर्ज कीजिए कि आज के दिन आपको 6 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में जो आपने कराने और में लिखने हैं, और फर्ज कीजिए आज के दिन अकाउंटिंग के टीचर ने भी आपको ज्यादा असाइनमेंट दे दी, ठीक है, ज्यादा असाइनमेंट। अब आप सोच रहे हैं कि अब दोनों असाइनमेंट जो है कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऑडिट छोड़ देंगे, नहीं पूरा कंसेप्ट पूरा सुन लें, ऑडिट छोड़ दें। 6 क्वेश्चंस है ना, आपने 3 क्वेश्चंस तो कंप्लीट रिटन फॉर्म में करने हैं, जो दूसरे अगले 3 क्वेश्चन हैं उन्हें बुलेट फॉर्म में कर लें। बुलेट फॉर्म का मतलब यह है कि टू द पॉइंट बात लिखें, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में ना लिखें। जिस तरह याद करते हैं ना, सम टाइम हम टू द पॉइंट बात याद कर लेते हैं, बाकी हम खुद से बना लेते हैं पूरा सेंटेंस, जैसे माइंड मैप में लिखा होता है उस तरीके, ताकि कम से कम आपको और मुझे इतना पता चल जाए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के सही कंसेप्ट की तरफ चले गए हैं और आपके समझ में पॉइंट ठीक आए हैं। बाकी प्रेजेंट करने में चूंकि टाइम कम होगा आपके पास, तो वो कुछ क्वेश्चंस में आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन याद रखें इसको आपने डेली रूटीन नहीं बनाना और ये हर क्वेश्चन में नहीं चलेगा। अगर आपने हर क्वेश्चन को इसी तरीके से अटेम्प्ट किया तो मैं उसे क्रॉस कर दूंगा। ये सिर्फ उस दिन के लिए है जिस दिन आपकी काउंटिंग की असाइनमेंट ज्यादा हो और आपके ऑडिट की असाइनमेंट भी दी गई है और वो भी ज्यादा है, सिर्फ उस दिन के लिए। हाँ, ये सिर्फ ये इसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, काउंटिंग वाले टीचर बताएंगे हाफ करना कि फुल करना। मैं अपनी तरफ से जितनी कंसेशन आपको दे सकता था मैंने आपको ऑफर कर दिया। चले बस कोई क्वेश्चन तुझे? नहीं, अच्छा, ये अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये उस वक्त की एग्जांपल है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट नहीं करेंगी, उस वक्त की वर्डिंग क्या होगी वो अभी नहीं मैंने आपको सिखानी, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें सिखाऊंगा। क्लियर? अच्छा, हाइब्रिड में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास में किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी जी, नहीं सो नहीं गए, उनको समझ आ रही है सारी। जी जी, क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये पूछा है, सर सीईओ मैनेजमेंट का हिस्सा है कि डायरेक्टर का हिस्सा है? ठीक है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि लॉ के सब्जेक्ट के हवाले से बताऊं कि ऑडिट के सब्जेक्ट के हवाले? लॉ में सीईओ डायरेक्टर है, लेकिन ऑडिट में सीईओ मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर कभी कह देना कि इंटरनल ऑडिटर इज रिपोर्टिंग टू सीईओ, तो आपने ये नहीं समझना कि इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहा है, आपने क्या समझना है, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अच्छा, लॉ के हवाले से लॉ ये कहता है कि सीईओ डायरेक्टर है नहीं, क्योंकि वो ऑनरेरी, वो अगर ना भी डायरेक्टर हो, सीईओ का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। हाँ, पूरा लॉ से सीईओ का डायरेक्टर, लेकिन अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो ऑनरेरी डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर सारी प्रीमियम वैसे अप्लाई होती है। ये ज़हन में रखेगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना कंसेप्ट को। क्या भला, सीईओ ऑडिट में मैनेजमेंट है, लॉ में डायरेक्टर है। सीईओ ऑडिट में मैनेजमेंट का हिस्सा है, लॉ में डायरेक्टर्स का हिस्सा। और की क्वेश्चन? चलिए अब स्टडी करते हैं। अच्छा, हम स्टडी कर रहे थे 5 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किए, 3 पार्टी पढ़ लिया, सॉरी इसमें सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया, सूटेबल क्राइटेरिया पढ़ लिया, 3 पार्टी स्टार्ट किया था। 3 पार्टी में 3 पार्टीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर, यूजर्स। रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली। और ये भाई मुझे बताएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, मैनेजमेंट किस चीज की जिम्मेदार है ऑडिट में, क्या क्या काम मैनेजमेंट ने करने हैं। 1 मिनट और कोई नहीं बोलेगा, ये भाई बताएंगे। वो उनसे वो मैनेजमेंट है, उससे पूछना क्या जिम्मेदारी भाई तेरी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैनेजमेंट की? कुछ नहीं यार, कुछ पढ़ा ही नहीं। ये हाँ, उससे पूछा, खुद नहीं पता। जी भाई बताइए। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल, अच्छा आगे कहानी आपने बता देनी है। इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दिस इंक्लूड्स एस्टिमेट्स, काउंटिंग पॉलिसीज। वो कहानी से मुझे सिर्फ मेन पॉइंट चाहिए।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन का जवाब देते हुए भी आप सिर्फ की टर्म्स लिखें, ये ध्यान में रखिएगा। टेस्ट होता है ना तो स्टूडेंट वही अल्फाज लिख रहा होता है, टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद अगर आपने टेस्ट में या पेपर में प्रेजेंट करते हुए कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में आंसर देना है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनट हारी बस यार ऐसे ना कर, इंटरनल ऑडिट क्यों नहीं याद करके फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और तीसरी क्या थी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। ठीक है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी थी और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द एंटिटी। अच्छा, इसके साथ नीचे एक और लाइन भी लिखी थी कि कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो हम आगे चल के कहीं पढ़ेंगे। जैसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में गोइंग कंसर्न की जिम्मेदारी शामिल है, फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना, रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप देखें ना तो आईकैप ने इसको अलग से रिटन रिप्रेजेंटेशन को लिखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचे ना तो रिटन रिप्रेजेंटेशन वो इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करती है। ये हमारे इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट में कवर हो जाता है, जो तीसरा पॉइंट में लिखा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी इंफॉर्मेशन ही है, ये आगे चल के पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसमें कवर हो, लेकिन बहरहाल स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलता है गोइंग कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेटेड पार्टी की। यानी अच्छा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं जितनी भी एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको एक भी समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने पढ़ी नहीं हुई रिलेटेड पार्टीज क्या, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देखिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ आ गई ना क्या है, क्यों बोला, क्योंकि मैंने समझाई थी। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं आई ना क्योंकि मैंने समझाई ही नहीं। हाँ, गोइंग कंसर्न आज हल्की सी डिस्कशन हुई है, वो शायद अब आपको समझ आ गई हो थोड़ी बहुत, लेकिन ये सारी हमने वन बाय वन कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको इतना पता हो कि कंसेप्ट हैं जरूर, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये कंसेप्ट है, एग्जैक्टली इनमें क्या चीजें हैं वो आगे चल के पढ़ना। तो कल हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े, अब बताइए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या नहीं। अच्छा, ये कंसेप्ट केस स्टडी का कंसेप्ट है, रट्टे के लिहाज से तो उसमें दो लाइनें हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऑडिटर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई। इसमें आपने इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना। ठीक है, आई कैप इसमें 99% केस स्टडी में कंसेप्ट को टेस्ट करता है, रिप्रोडक्शन में नहीं करता, लेकिन याद भी कर लीजिएगा, ज्यादा फोकस समझने के ऊपर। पढ़ क्या रहे हैं, सुने, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, यानी ऑडिटर ने ये काम करना है। क्या काम करना है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, एक चीज बताइए, हमने चैप्टर 1 में ये स्टडी किया था, एश्योरेंस की दो टाइप्स हैं, रीजनेबल और रिलेटिव। फिर इसके बाद चैप्टर 2 पे आए। फर्ज कीजिए हमारे सिलेबस में कोई 23 चैप्टर्स हैं अगर, तो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 22 तक अब बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो रीजनेबल एश्योरेंस से रिलेट करते हैं, यानी ऑडिट से, और जो एक चैप्टर है वो रिव्यू से रिलेट करता है। आप में से कोई स्टूडेंट जज कर सकता है कि ऑडिट के लिए इतने ज्यादा चैप्टर्स और रिव्यू के लिए सिर्फ एक चैप्टर क्यों है? क्योंकि ऑडिट में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ज्यादा प्रोसीजर्स, रिव्यू में मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, कम प्रोसीजर। इसलिए एक दो और रीजन भी हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, बड़ी रीजन ये है। ऑडिटर रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज के बारे में रीजनेबल एश्योरेंस? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और फिर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद दबा के बैठ जाए कि शेयर होल्डर्स को बताए, कैसे बताए? यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े। पहला, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, दूसरा उस रीजनेबल एश्योरेंस के लिहाज से रिपोर्ट इशू करना। यानी अगर रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई है तो रिपोर्ट हो सकता है कुछ और हो, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिली तो हो सकता है रिपोर्ट कुछ और हो, मिसस्टेटमेंट है तो हो सकता है रिपोर्ट कुछ और हो। मिसस्टेटमेंट यानी रिपोर्ट इशू करेगा जो भी रीजनेबल एश्योरेंस है उसको एश्योरेंस मिली होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए जो भी आउटकम, जो भी सिचुएशन उसके सामने आई होगी उसके लिहाज से रिपोर्ट इशू करेगा। अच्छा, रिपोर्ट किसको इशू की जाती है? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ऑडिटर पूरे ऑडिट में सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही कम्युनिकेट करता है या शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी कम्युनिकेट कर सकता है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी मेरे भाई, ये भाई हिलाई, क्या ऑडिटर ऑडिट के दौरान में जो काम करता है प्रोसीजर, उसके नतीजे में सिर्फ शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करता है कि कुछ दूसरी पार्टीज को भी कम्युनिकेट करता है?
सिर्फ शेयर होल्डर को करेगा, बाकी किसी को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेगा। भाई कुछ और लोगों को भी कर सकता है, जैसे मैनेजमेंट को। एग्जाम्पल बताइए, मैनेजमेंट लेटर, क्या मैनेजमेंट लेटर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं करता? अच्छा सोच के मुझे बताइए, अगर उसे कोई नॉन कंप्लायंस पे लॉज एंड रेगुलेशन नजर आए, कोई इरेगुलरिटी नजर आए, इलीगल काम होता नजर आए, मनी लॉन्ड्रिंग होती नजर आए, क्या उसे रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना चाहिए? अगर रिक्वायर्ड है कि ऑडिटर करेगा तो फिर करना चाहिए, वरना नहीं। याद रखें, कुछ इलीगल काम होते हैं, कुछ नॉन कंप्लायंस पे लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, वो रिपोर्ट करने होते हैं, कुछ नहीं करने होते। जैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो शायद रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर उसे ड्रग्स का धंधा चल रहा है रिपोर्ट करे। लेकिन अगर किसी को रिश्वत दी है मैनेजमेंट ने कि भाई ये मीटर जल्दी लगवा देना हमारा, ये लो 50,000 रुपये रिश्वत, ये भी इलीगल है, इसको रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो कुछ इलीगल काम है जो रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड है हमारे ऊपर, कुछ इलीगल काम है जो रिपोर्ट करना रिक्वायर्ड। तो आपने हर स्टूडेंट क्या करता है, हर इलीगल काम पे कहता है मैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करूंगा। नहीं, जहां पे लॉ ने कहा हुआ है कि ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा वहां पे हमने करना है, वरना नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर की टोटल 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल में ठीक है, फिर उस रीजनेबल एश्योरेंस की रिपोर्ट बना के शेयर होल्डर को इशू करनी है। और अगर इसी रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करते हुए उसे कोई इलीगल काम वगैरह नजर आए या कोई और मसले मसाइल नजर आए तो वो कुछ अदर्स को भी कम्युनिकेट कर सकता है। किसको कम्युनिकेट करेगा? ये अदर से क्या मुराद है? अदर देन शेयर होल्डर्स। लेकिन कब? अगर आईएसएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहेंगे, उसको रिक्वायर करेंगे कि ये चीज कम्युनिकेट करो, तो फिर वो दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करेगा, वरना कम्युनिकेट नहीं करेगा, वरना कम्युनिकेट नहीं करेगा। हमारे प्रोफेशन में एक रूल होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, और ये मेडिकल प्रोफेशन में भी रूल होता है कि डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है वो अपने पेशेंट के जो भी मामलात हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, किसी भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, चाहे कोई पूछते रहे। लेकिन सम टाइम डॉक्टर्स होते हैं इसको डिस्क्लोज, कुछ जगहों पे उन्होंने एक्सेप्शन भी दी हुई है कि अगर मरीज बिल्कुल मरने वाला ना, लो आके इनको बता दो कि भाई इसका बंदोबस्त कर लें। या अगर कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मर्ज में क्या मेडिसिन देनी चाहिए, तो किसी सीनियर या अदर डॉक्टर से मशवरा लिया जा सकता है, उसके बता शेयर करके। बिल्कुल। तो उसी तरह याद रखे, एज ऑडिटर हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हुए, ऑडिट करते हुए, हम अपने क्लाइंट के बारे में बहुत से कॉन्फिडेंशियल मैटर सामने आएंगे हमारे, हमने किसी दूसरे को डिस्क्लोज। लेकिन कुछ जगहों पे जहां आईएसए रिक्वायर करे वहां पे हमने दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना है, कर सकते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। एक एग्जांपल भाई ने दे दी मैनेजमेंट लेटर वाली, और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी इलीगल एक्टिविटीज वाले। अगर आईएसए रिक्वायर करें तो हम इलीगल एक्टिविटीज को भी डिस्क्लोज करते हैं। कुछ इलीगल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, कुछ नहीं है। तो ये बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन मुझे ये बताइए, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करता है? प्रोसीजर, बिल्कुल प्रोसीजर फॉर्म, शाबाश। अब देखिए, अब ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपका लर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन ये कंसेप्ट चूंकि मैंने आपको बताया केस स्टडी में वो टेस्ट करता है, तो अब केस स्टडी में कैसे टेस्ट करेगा मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। ये चीज जो आगे लिखी है आपको बुक में नहीं मिलेगी कहीं पे, लेकिन ये केस स्टडीज में यूज होगी, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझे। पहले मुझे बताइए, ऊपर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई आपको? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। अच्छा, एक रिपोर्ट में उसने लिखा ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन मैक्सिमम एश्योरेंस, और कहा निकालो गलतियां। स्टूडेंट ने कहा इसमें तो कोई गलती नहीं है, मैक्सिमम एश्योरेंस नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की। और क्या ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान में शेयर होल्डर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों को कम्युनिकेशन कर सकता है? यस, ये है पॉइंट, यस कर सकता है। उसकी 2 एग्जांपल्स क्या है? एक डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट लेटर, और दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जब कोई इलीगल एक्टिविटीज हो। अब केस स्टडी की तरफ चलें। केस स्टडी में वो आपसे पूछेगा, आपने एक ऑडिट रिपोर्ट साइन की कि ये ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं। आपकी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के हफ्ते 10 दिन के बाद पता चला उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें कोई गड़बड़ है, कोई मिस स्टेटमेंट थी। बताइए आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं? बताइए आपका कसूर है कि नहीं? कमेंट कीजिए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऑडिटर का कसूर है? हाथ उठाइए जरा।
कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ऑडिटर का कसूर नहीं है? कितने का ख्याल है कि देखा जाएगा उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं, ये देखा जाएगा। मरीज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया, मरीज मर गया। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि डॉक्टर का कसूर है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि डॉक्टर का कसूर नहीं है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है देखा जाएगा उसने इलाज ठीक किया कि नहीं? असल में तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलाज ठीक करने की है ना। अगर उसने सही डायग्नोस किया था, टेस्ट करवाए थे, टेस्ट से जो बीमारी आई उसकी जो भी मेडिकेशन चलती है उसने वही मेडिकेशन दी और फिर भी मरीज मर गया, तो ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना। इसमें जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में थोड़ा ही है। उसने तो जो इलाज करना था सो किया, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर उसने टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है, और टेस्ट किया लेकिन जो बीमारी डायग्नोस हुई उसका इलाज नहीं किया, कोई और मेडिसिन दे दी, हैवी डोज की मेडिसिन दे दी, वो था 60 ईयर्स तक के ये डोज देनी चाहिए, उसने वो 30 ईयर्स वाली डोज दे दी, अब डॉक्टर, अब मरीज की डेथ अब रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिए, मरीज की लाइफ या डेथ डिसाइड नहीं करेगी कि डॉक्टर ने जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि डॉक्टर ने प्रोसीजर सही परफॉर्म किए थे कि नहीं किए थे। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट के बाद मिस स्टेटमेंट सामने आ जाती है। ये मिस स्टेटमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि ऑडिटर ने काम ठीक किया कि नहीं किया, बल्कि हम देखेंगे ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की कि नहीं की। आपको पता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के बाद भी मिस स्टेटमेंट सामने आ सकती हैं। यही तो फर्क है रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में, ठीक है। तो जब कभी वो कहे रिपोर्ट साइन की उसके बाद मिस स्टेटमेंट सामने आई, बताइए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? हम कहेंगे डिपेंड कर। अब देखिए आपने कमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में मटेरियलिटी लेवल। अगर तो जो मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल आपको पता क्या है? 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर तो मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, उसी वक्त आपकी छुट्टी। क्या आप कहेंगे सर ये इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट पे हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं कोई, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट में हमारी जिम्मेदारी, ये तो पहले हल्ले में हमारी जान छूट गई। लेकिन अगर वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो तो हम कहेंगे हाँ सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस की। मटेरियल मिस स्टेटमेंट में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है तो हम जिम्मेदार नहीं है, चाहे मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्यों ना सामने आ जाए। और अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की तो फिर हम जिम्मेदार हैं। भाई ये बात समझ आई? नहीं आई? रिपोर्ट साइन की आपने, उसके बाद पता चला कि मिस स्टेटमेंट निकल आई, ऑडिट के बाद भी, ऑडिट कर लिया उसके बाद भी मिस स्टेटमेंट सामने आ गई है, शेयर होल्डर कह रहे हैं ऑडिटर को आपने सही काम नहीं किया, अब आपने अपने आप को जस्टिफाई करवाना है। सबसे पहली चीज आप क्या कहेंगे? 5% ऑफ प्रॉफिट के साथ देखेंगे इमटेरियल है कि मटेरियल। अगर तो इमटेरियल है, कहानी वहीं खत्म। आप कहेंगे सर ये इमटेरियल है, इमटेरियल के मिस स्टेटमेंट के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर वो मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, फिर आप क्या कहेंगे? फिर कहेंगे सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की है, अगर हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, और अगर हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की तो हम जिम्मेदार हैं, हमें फांसी पे लटका दो। फिर अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है हमने, हमें घर जाने दो, अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की फांसी पे लटका दो। अब ये कैसे पता चलेगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है कि नहीं? अच्छा आप बताइए, अगर खुदा ना खास्ता, वैसे आपका कभी वास्ता पड़ा हो या कभी पढ़े, अल्लाह ना करे ऐसा, लेकिन अगर कभी आपने देखा, खबरों में देखा होगा कि कोई किसी मरीज की डेथ होती है ना, तो उसके लवाकिन गुस्से में आके अस्पताल शीशे तोड़ देते हैं, डॉक्टर लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस सिचुएशन में कैसे डिसाइड, अगर आप जज हो, इस सिचुएशन में आप कैसे डिसाइड करेंगे डॉक्टर का कसूर है कि नहीं? हाँ, आपको अंदाजा होगा कि अभी हॉस्पिटल में चक्कर लगा ना, तो हर मरीज जो एडमिट होता है ना उसकी एक रिपोर्ट बनती है, हिस्ट्री, डेली बेसिस के ऊपर हिस्ट्री बनती है, और डेली के उसकी एक एक चीज के क्या रिकॉर्ड लिखा, आप वो रिकॉर्ड मंगवाएंगे। अगर तो उसमें सारी मेडिकेशंस लिखी हुई हैं कि ठीक है चल रही हैं और ये बीमारी थी और इसके इलाज में यही चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो आप डॉक्टर को बरी कर देंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ जगहों में मेडिसिन कोई और थी देनी, कुछ और थी, नर्स ने कोई और मेडिसिन दे दी, तो फिर फांसी। अच्छा यहाँ पे एक दो चीजें में रखिएगा। पहली चीज, मेडिसिन गलत दी नर्स ने, लेकिन फांसी किसको लगेगी? डॉक्टर, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी। तो अगर ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर है, गलती की जूनियर ने, लेकिन साइन तो उसने रिपोर्ट पे किए हैं, पकड़ा कौन जाएगा? फांसी का। दूसरी अहम चीज सुनिए इस एग्जांपल से, जज जो डॉक्टर का चेक कर रहा है ना, वो उस वक्त तो मौजूद नहीं था जब एक्चुअली पेशेंट को ये चीजें दी जा रही थी।
तो ये भी तो हो सकता है कि वो मरीज को दे जहर रहे हों और इधर लिख रहे हमने शरबत दिया। ये हो सकता है कि नहीं? याद रखे, दुनिया में लिखा पढ़ा असूल है कि जो चीज डॉक्यूमेंट आपने की है ना, एज्यूम किया जाएगा वही हुई थी, अनलेस कोई दूसरा उसको गलत साबित करे। तो आपका जो इसी तरह याद रखें। अब इससे सबक क्या मिलता है हमें पार्टनर कहे ना स्टॉक आउट करने के लिए जाओ, तो चाहे जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन लिखना जरूर है कि हम गए थे और हमने ये चीजें देखी। वैसे जाना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन काम करना अहम है, उसको डॉक्यूमेंट करना उसे और ज्यादा अहम है। फिर बताइए, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन की, उसके बाद मिस स्टेटमेंट सामने आ गई, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे मिस स्टेटमेंट मटेरियल है इमटेरियल। इमटेरियल है उसी वक्त भरी, मटेरियल है तो अभी भी इसको ऑडिटर को पकड़ना आसान नहीं है। इवन अगर ऑडिट के बाद मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी आ जाए ना, बड़ी भी, स्टिल ऑडिटर कहेगा मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनेबल एश्योरेंस की थी। अगर मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है मुझे घर जाने दो, अगर मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की मुझे जेल भेज दो। अब ये कैसे पता चलेगा उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया कि नहीं? देखा जाएगा कि क्या उसने आईएसएस के मुताबिक सारे प्रोसीजर, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है कि नहीं। अगर उसने आईएसएस के मुताबिक सारे प्रोसीजर, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, सारे प्रोसीजर, सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, तो फिर उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन अगर उसने किसी एक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं किया तो भाई बात समझ आई। चलें एक और एग्जांपल जो फिट बैठे, जो आपके दिल को लगे जाके। क्लास में फर्ज कीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, पेपर दिया, रिजल्ट आया, 3 फेल हो गए। प्रिंसिपल साहब ने आके मुझसे पूछा, प्रिंसिपल साहब ने आके टीचर से पूछा कि आपके 3 स्टूडेंट क्यों फेल हुए हैं? बता, आपने सही नहीं पढ़ाया। क्या कहा आपने? सही नहीं पढ़ाया। मैं क्या कहूंगा उनसे? मैं सर 100 स्टूडेंट थे उनमें से 3 फेल हुए। इमटेरियल, ये तो इमटेरियल है भाई, इमटेरियल नहीं है। क्या इस बात में मुझे जॉब से निकाल देंगे? निकाल देना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए ना, इमटेरियल है भाई। 2 3 4 तो फेल हो ही जाते हैं। अच्छा फर्ज कीजिए, अब ये बात समझ आ गई। अगर फर्ज कीजिए 3 नहीं 30 फेल हो गए, 30 फेल हो गए। अब प्रिंसिपल साहब, मटेरियल है ना, अब प्रिंसिपल साहब ने कहा आपने सही नहीं पढ़ाया, आप सही नहीं पढ़ाते, इतने ज्यादा मटेरियल स्टूडेंट फेल हो गए हैं। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर अभी नहीं, अभी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, पहले देखे मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया कि नहीं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी, मेरी जिम्मेदारी थी रीजनेबल एश्योरेंस, मैंने वो पूरी की है कि नहीं। आप ऐसा कीजिए, मेरे सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग निकलवाए और आईकैप का सिलेबस सामने रखवाए। अगर तो मैंने जितने भी टॉपिक्स थे सारे के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, पूरी हो गई। लेकिन अगर एक टॉपिक भी ऐसा है जो मैंने नहीं पढ़ाया तो फिर मुझे फांसी पे लटका दे भाई। ऐसे ही होना चाहिए ना। मुझे बताइए, उस्ताद की भी जिम्मेदारी सिलेबस कंप्लीट करवाने की होती है कि स्टूडेंट को पास करवाने की? सिलेबस कंप्लीट करवाने की, और पास करवाने की नहीं होती। कामयाबी नाकामी उस्ताद के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ठीक है, इसीलिए याद रखें हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, क्या कोई स्टूडेंट इम्तिहान के बाद फेल हो जाए इस बात का सबूत है कि टीचर ने ठीक नहीं पढ़ाया, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? इस बात हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता नहीं, डिपेंड, ये देखा जाएगा उसने टॉपिक सारे कराए क्या नहीं, उसने टेस्ट सारे कंडक्ट करवाए कि नहीं, उसने पास पेपर डिस्कस किए कि नहीं किए, वो एग्जामिनर कमेंट स्टूडेंट के साथ शेयर करता रहा कि नहीं करता रहा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर होती रहे तो जिम्मेदारी। भाई ये कंसेप्ट समझ आया? ये आपको केस स्टडी में टेस्ट करेगा। अच्छा, फिर ये तो हो गया मिस स्टेटमेंट। बाद बात ऐसा होता है, वो कहता है ऑडिट हुआ, उसके बाद मिस स्टेटमेंट नहीं सामने आई, कोई और प्रॉब्लम सामने आई, जैसे वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, तो याद रखें हमने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वैसे अहम कंसेप्ट है, अगर ये समझ आ गया ना, आप यहीं पे लेक्चर को रोक के खत्म भी कर सकते हैं। आगे सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं जो बाद में भी कहीं किसी जगह बताने हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिपोर्ट ठीक है कि नहीं ये नहीं होती, ये तो होती है, लेकिन कुछ जगहों पे रिक्वायर्ड है कि ऑडिटर ने कुछ दूसरे लोगों को चीजें कम्युनिकेट करनी है। इन जगहों पे अगर कोई चीज कम्युनिकेट करना जरूरी था और ऑडिटर ने नहीं किया, तो हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक भी हैं, लेकिन फिर भी ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा सकता है। फिर भी ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल करार, जैसे किसी जगह पे कोई स्मगलिंग हो रही थी, इलीगल एक्टिविटी हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और ऑडिटर ने नहीं बताया, ऑडिटर को पता था नहीं बताया। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये चूंकि उसने क्रिमिनल एक्टिविटी को छुपाया जो उसे पता चल गई थी, क्या कोर्ट उसे सजा देगी कि नहीं देगी। इसलिए सम टाइम याद रखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को चीजें कम्युनिकेट करनी है, और अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता तो उसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने प्रोफेशनल बॉडीज या रेगुलेटर्स को बतानी है। प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटर हम कहते हैं आईकैप और एससीसीपी को। जैसे नो क्लॉर का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नो कटा यानी नॉन, सी मीन्स कंप्लायंस, लॉज एंड रेगुलेशन। अगर यानी इन शॉर्ट वायलेशन ऑफ लॉ। नॉन कंप्लायंस का मतलब वायलेशन होता है ना, कंप्लाई करना मतलब मानना, नॉन कंप्लाई मतलब वायलेट करना। अगर कहीं पे लॉ की वायलेशन हो और रिक्वायर्ड है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना, हम नहीं बताएंगे तो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, हम जिम्मेदार हैं। अगर ऑडिटर कभी विड्रॉ करता है किसी मसले मसाइल की वजह से, तो उसने आईकैप को बताना होता है कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूं। विड्रॉ का मतलब पता क्या होता है? दो टर्म्स है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, आपसे वैसे पूछ रहा हूं देखने के लिए कि आप अलर्ट बैठे हैं कि नहीं। एक होता है डू नॉट एक्सेप्ट, एक होता है विड्रॉ। दोनों में कोई फर्क है? डू नॉट एक्सेप्ट है एक्सेप्टेंस से पहले, विड्रॉ का वर्ड यूज होता है एक्सेप्टेंस के बाद। क्या कोई ऑडिट क्लाइंट हमारे पास आया, हमारे पास ये राइट है कि हम डू नॉट एक्सेप्ट कर लें? क्या हमारे पास ये राइट है पहले एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पता चला तो बड़ा गड़बड़ वाला क्लाइंट है, क्या बाद में विड्रॉ कर सकते हैं? लेकिन जब बाद में विड्रॉ करते हैं ना, हमने आईकैप को बताना। अगर ना बताएं तो हम जिम्मेदार होंगे, हमें पेनल्टी हाँ बताना होता है। क्यों विड्रॉ? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें ऑडिट करना। वरना क्लाइंट प्रैक्टिस में बाजू का ऐसे होता है, ऑडिटर ने विड्रॉ किया और क्लाइंट एससीसीपी ने ना रिक्वायरमेंट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट के साथ कंपनी में सबमिट करवानी है। एक कंपनी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई, एससीसीपी ने उसके ऊपर 20 लाख जुर्माना आयद कर दिया। उसने कहा सर हमारा कसूर नहीं है, जुर्माना ऑडिटर पे आयद करें। क्यों? ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, वो हमें वादे करता रहा है कि मैं इस तारीख को रिपोर्ट दे दूंगा, इस तारीख को रिपोर्ट दे दूंगा, इस तारीख को रिपोर्ट दे दूंगा। एससीसीपी ने ऑडिटर को पकड़ा, ये रियल केस है। ऑडिटर ने कहा सर झूठ बोल रहे हैं, असल में सिचुएशन ये थी कि ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे और ये कह रहे थे 20 तारीख को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, 25 को दे देंगे, 30 को दे देंगे, ड्यू डेट गुजर गई, हमारा नहीं इनका कसूर है। तो इस सिचुएशन में एससीसीपी ने कहा भाईजान अगर आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपकी जो एग्रीड डेडलाइन थी एंगेजमेंट लेटर में डेट थी, या तो आप एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करवाते, डेट एक्सटेंड करते, या आप उसी डेट के ऊपर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे देते, या ये भी नहीं करना था ना तो विड्रॉ कर लेते और हमें बता देते, उस सूरत में हम आपको ना पकड़ते। लेकिन अब मैनेजमेंट कह रही है कि अब देखिए बज़ाहिर यही लग रहा है ना, एंगेजमेंट लेटर पे डेट एग्री हुई थी ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर ने उस डेट के ऊपर रिपोर्ट नहीं दी, तो वो तो उसी का। तो इसीलिए याद रखें विड्रॉ भी हम कुछ सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना। और दोस्त अच्छा कम्युनिकेशन, हम देखें रिपोर्ट हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो जाती है शेयर होल्डर्स को। मैं समझा क्या रहा हूं आपको कि शेयर होल्डर्स के अलावा भी कुछ लोगों के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। उसमें एक पार्टी है रेगुलेटर्स, प्रोफेशनल बॉडीज, और एक पार्टी है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स भी एक तरह से अदर देन शेयर होल्डर्स ही है ना, अदर्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं हम। सबसे बड़ी एग्जांपल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। और दूसरा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बार बार रहेगी, मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट। ये क्या कह रहा है भला? प्रैक्टिकली सुन लीजिएगा, यह है 2 चाबी गवर्नेंस। क्या लिखा है? प्रैक्टिकली जब कभी हमारे सामने कोई गड़बड़ आए ना, हम डायरेक्ट रिपोर्ट इशू करने की बजाय पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इसको ठीक कर लें वरना रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट ठीक कर ले तो शिवाय, अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो अभी भी नहीं, अभी फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, 2 चार्ज विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करते हैं सर आपके जूनियर जो है ना मैनेजमेंट देखें वो ये गड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने तो ना कर दिया है, हम अपनी हुज्जत पूरी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप अगर कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अभी तो ले लें वरना मॉडिफाइड रिपोर्ट तैयार है। याद रखें अगर डायरेक्टर्स करेक्टिव एक्शन ले लें तो भी हमारा काम तो हो गया, लेकिन अगर फिर भी डायरेक्टर करेक्टिव एक्शन ना ले तो फिर उसके बाद हम मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करते हैं। लेकिन याद रखें ये लाजिम है हमारे ऊपर, जब कभी मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू करनी है पहले मैनेजमेंट और फिर उसके बाद डायरेक्टर्स को जरूर कम्युनिकेट करना है, वरना डायरेक्टर्स बाद में कहते हैं यार एक दफा हमसे तो बात करके देखते, हम तो मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी कर देते, तो आपकी बात नहीं, एक दफा भी आपने हमारे साथ जिक्र नहीं किया, तो हम फिर उसको एक दफा डायरेक्टर के साथ जिक्र, हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया, नहीं माने तो फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट हाजिर। फिर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
अगर किसी वजह से आपके ख्याल में ऑडिटर की इंडिपेंडेंस छोटा इशू है कि बड़ा इशू? ऑडिटर को स्टार्ट में इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि थ्रू आउट द ऑडिट? कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर स्टार्ट में तो इंडिपेंडेंट हो, बाद में ड्यूरिंग ऑडिट इंडिपेंडेंट ना हो? हाँ, बस यही एग्जांपल है। अच्छा, एग्जांपल ठीक है। ठीक, अगर फर्ज कीजिए स्पाउस, डायरेक्टर, पार्टनर की शादी हो जाए डायरेक्टर से, ये अच्छा, ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक दफा पास पेपर में आई हुई है। हाँ जी, और आपको समझ भी आ जाएगी, समझ भी आ जाएगी। अगर ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए तो वो भी ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को बताना है। अच्छा, क्यों बताना है ये मैं अभी नहीं बता रहा, लेकिन याद रखे बताना जरूर है। ये समझ आ गई चीज? तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सबसे अहम चीज तो हमने ये सीखी कि रिपोर्ट के बाद मिस स्टेटमेंट आ जाए तो लाजमी नहीं है कि ऑडिटर का कसूर है, वो देखा जाएगा मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि इमटेरियल है। मटेरियल है तो आगे देखा जाएगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की करेगी, डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप नहीं लगानी। फिर हमने ये भी सीखा कि रिपोर्ट के अलावा, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देने के अलावा कुछ और लोग भी हैं जिनको ऑडिटर्स कम्युनिकेट करता है। अब वो कौन लोग हैं और उनको क्या कम्युनिकेट करता है वो भी हमने सीख लिया। ऐसे ही है, ये याद रखेंगे। चलिए, नो क्लार का मतलब है इलीगल एक्टिविटीज, इसके साथ लिख लें इलीगल एक्टिविटीज। लेकिन ये अगर आप इसका मतलब याद कर लें, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, तो ये प्रोफेशन में ना आई के आपने बड़े इसके ऊपर सेमिनार भी किए हुए हैं कि इस सिचुएशन में ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए। तो ये अक्सर टर्म आप प्रोफेशन में सुनने को मिलेगी, नो क्लार। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।